हेलो दोस्तों, ये हमारी जो सीरीज चल रही है उसका आज 10th पार्ट है। इससे पहले 9th पार्ट हमने करा दिए हैं। इसकी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं इसमें हम संसद सदस्य की समाप्ति। तो जो संसद के सदस्य होते हैं उनकी जो है वो जो है सदस्यता वो कैसे समाप्त हो सकती है। तो अगर वो अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं तो जो संसद के सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, वो अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। जबकि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है वो अध्यक्ष को देता है। तो बिना अनुमति के 60 दिन तक अनुपस्थित, अगर सत्र में कोई सदस्य जो है बिना अनुमति के 60 दिन तक अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता भी समाप्त कर दी जाएगी। बजट की बात करें तो बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति संसद के सामने प्रस्तुत कराता है जितनी भी प्राप्ति होती है और जितना भी अनुमानित अगले साल का बजट होता है वो संसद के सामने जो है संसद के पटल पर जो है राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाता है। आगे क्या है, कुछ बजट से संबंधित जो है शब्द हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि लेखानुदान क्या होता है। लेखानुदान ये होता है कि पहले इसको समझ लेते हैं, विनियोग विधेयक। तो जो भारत की 3 निधि हैं, हमें पता है कि एक संचित निधि है, लोक लेखा निधि है और एक आकस्मिक निधि है। तो जो भारत की संचित निधि है इसमें जो धन होता है उससे निकालने के लिए, वहाँ से अगर कोई खर्च करना है सरकार को तो वहाँ से निकालने के लिए धन विनियोग विधेयक जो है इसका प्रयोग किया जाता है अनुच्छेद 114 के तहत। तो विनियोग विधेयक जो है इसके तहत इसको पारित करके जो है संचित निधि से जो है धन निकाला जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो 31 मार्च है उससे पहले ये जो विधेयक है ये पास नहीं हो पाता। तो जो अप्रैल और मई के लिए खर्च करना है तो उसके लिए जो है सरकार फिर लेखानुदान लेके आती है और उसके माध्यम से जो है धन निकाला जाता है। तो कभी कभी जैसे अब क्लियर हो गया कि संचित निधि से जो धन निकाला जाता है वो विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाला जाता है और कभी कभी ये विधेयक पारित नहीं हो पाता तो लेखानुदान के माध्यम से आने वाले जो महीने हैं अप्रैल मई के महीने उनके खर्च के लिए जो है लेखानुदान के माध्यम से धन निकाला जाता है। कुल खर्च का जो है 1/6 इससे निकाल सकते हैं। अगला क्या है कि नीतिगत कटौती प्रस्ताव क्या है। जब विपक्ष जो है वो सरकार की नीतियों से सहमत नहीं होता तो वो अपनी असहमति प्रकट करता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव के और कहता है कि मांग को 1 रुपया कर दो। मतलब जो अपना गुस्सा है उसको प्रदर्शित करने के लिए जो है नीतिगत कटौती प्रस्ताव जो है वो प्रदर्शित किया जाता है विपक्ष के द्वारा। अब भारत की जो निधि हैं उनके बारे में जान लेते हैं। संचित निधि जो है वो अनुच्छेद 266 में है। सारा राजस्व ऋण अदायगी जमा जो है वो संचित निधि में जो है धन एकत्रित होता है। ये भारत की संचित निधि है, आर्टिकल 266 में है, इंपॉर्टेंट है। विनियोग विधेयक से माध्यम से जो है इससे धन निकाला जाता है। लोक लेखा निधि का जिक्र भी अनुच्छेद 266 में है। जो धन संचित निधि के अलावा जमा होता है वो लोक लेखा निधि में होता है। सभी सार्वजनिक राशियां जैसे जमा, बैंक जमा, भविष्य निधि जो है वो लोक लेखा निधि में संचित होती हैं। मतलब जो संचित निधि में नहीं होता धन जमा वो लोक लेखा निधि में होता है। दोनों का वर्णन 266 में ही है। इससे जो है विनियोग विधेयक से धन निकालते हैं। विनियोग विधेयक पारित करके संचित निधि से धन निकाला जाता है। आकस्मिक निधि क्या होती है कि आकस्मिक निधि के लिए जो है संसदीय कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती। ये आर्टिकल अनुच्छेद 267 में है और इसके लिए जो है संसदीय जो कार्यवाही है, जैसे कोई विधेयक नहीं लेके आना, कुछ नहीं करना, इसके लिए जो है राष्ट्रपति के अंडर में ये होती है आकस्मिक निधि। और भारतीय आकस्मिक अधिनियम जो है ये कब आया था, ये 1950 में आया था और ये आर्टिकल अनुच्छेद 267 में है। संसदीय कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति द्वारा जो है अग्रिम तौर पर जो है धन दे दिया जाता है सरकार को और वापस में जब संचित निधि से विनियोग विधेयक पारित करके धन निकाला जाता है तो वहाँ से फिर आकस्मिक निधि में धन डाल दिया जाता है। तो इसमें जैसे अगर अचानक आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता पड़ जाती है तो आकस्मिक निधि से धन निकाला जाता है। भारत सरकार का वित्तीय सचिव जो है इसके संचालन करते हैं। आगे हमारे संसद के सत्र देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पीसीएस के मतलब स्टैंडर्ड बुक जो है दृष्टि पीसीएस मेंस की, उसके नोट्स बने हुए हैं। तो आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखें और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं आप उन्हें भी देखें। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और एग्जाम में जितने भी किसी भी तरीके से घुमा के भी प्रश्न पूछता है एग्जामिनर तो वहाँ पे आप उस क्वेश्चन को कर दोगे। तो संसद के सत्र जो हैं वो तीन सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तो कब कब होते हैं ये, जनवरी से अप्रैल तक बजट सत्र होता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, शीतकालीन सत्र जो है नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। अब सत्र आहूत करना,
सत्र अवसान करना और विघटन करना, इसमें किस किस कौन कौन करता है? कि लोकसभा अध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति करता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो सत्र आहूत करना 85 के वन में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद का वर्ष में 2 बार सत्र जरूरी है। 2 सत्र के मध्य 6 माह से अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो मानसून के सत्र, ये जो सत्र हैं संसद के, इनके बीच में दो सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, मतलब 6 माह से अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रपति इस सत्र को बुलाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है सत्र आहूत किए जाते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या कहलाता है? जब नई लोकसभा का गठन होता है तो पहले सत्र लोकसभा चुनाव के पश्चात जो पहला सत्र होता है, और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत जो है उसमें राष्ट्रपति दोनों सदन जो हैं लोकसभा राज्य को संयुक्त रूप से संबोधित करता है, उसको जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है कि जब नई लोकसभा गठित होती है तो उसका जो पहला सत्र होता है और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, दोनों सदन को संयुक्त रूप से संबोधित करके। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं लेम डक सत्र क्या है। लोकसभा चुनाव के बाद जब पुरानी लोकसभा होती है उसका अंतिम सत्र के लिए एक बैठक होती है, मतलब जो पुरानी लोकसभा है उसकी अंतिम बैठक होगी, क्योंकि नई लोकसभा का गठन हो चुका है। तो उसमें कुछ सदस्य ऐसे होते हैं कि वो दोबारा से जो चुनाव में जो है जीत नहीं पाते, मतलब जो पुराने तो लोकसभा सदस्य थे लेकिन वो नई लोकसभा के लिए नहीं चुने जाते हैं, तो उनको जो है लेम डक कहा जाता है उनको, जो सदस्य नई लोकसभा के लिए नहीं चुने जाते। स्थगन क्या होता है? स्थगन जो है ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होता है। जो सत्र होता है उसको कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए जो है स्थगित किया जाता है। लेकिन सत्रावसान क्या होता है? एक सत्र की पूर्णतः समाप्ति। जैसे हमारे 3 सत्र थे, बजट सत्र, मानसून सत्र, इस प्रकार से, तो एक सत्र को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। जबकि स्थगन क्या होता है? वो कुछ मिनट या कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है, तो वो तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। जबकि सत्रावसान क्या होता है? सत्रावसान जब पूर्णतः एक सत्र समाप्त हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त होता है। और विघटन क्या होता है? विघटन भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। लोकसभा का विघटन होता है तो ये जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। ये आर्टिकल 85 के 2 में वर्णित है। विघटन जो होता है वो हमेशा लोकसभा का ही होता है, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, क्योंकि ये स्थायी सदन है। और लोकसभा का विघटन कब होता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये सत्रावसान और विघटन किसको शक्ति मिली है? राष्ट्रपति को। स्थगन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नकाल क्या है? तो प्रश्नकाल क्या है? वो 11 बजे से 12 बजे तक का जो समय है वो प्रश्नकाल कहलाता है। इसमें तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न जो होते हैं उसके उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं, जबकि अतारांकित प्रश्न जो होते हैं उनके उत्तर लिखित रूप से दिए जाते हैं। तो ये मेंस के लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि 2-2 नंबर में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल 12 से 1 बजे तक का समय है। प्रश्नकाल के बाद ठीक समय जो आता है शून्यकाल का होता है। ये भारत की देन है, से इसकी शुरुआत हुई है। 1962 से इसकी शुरुआत हुई है। संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकता है। तो इसमें क्या फायदा है, मतलब शून्यकाल में, कि इसके लिए जो मतलब प्रश्न पूछने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अब संसदीय समिति की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 105 के 2, 3, 4 में जो है संसदीय समिति का वर्णन है। 1921 में मांटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में जो है समिति प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। कब से? 1921 मांटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार से समिति जो है प्रणाली उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो जो मुख्यतः वित्तीय समिति, हमारी 3 समिति हैं, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, सरकारी उपक्रमों की संबंधित समिति। तो इसमें हम देख लेते हैं, सदस्य कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जो प्राक्कलन समिति होते हैं उसमें 30 सदस्य होते हैं, वो सिर्फ लोकसभा के होते हैं। लोकलेखा में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। सरकारी उपक्रमों की संबंधित समिति होती है, उसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और इनका कार्यकाल जो वो 1-1 वर्ष का होता है तीनों का। अब इसका थोड़े बार डीपली देख लेते हैं। प्राक्कलन समिति जो है ये स्थायी मितव्ययिता समिति है। अनुमानित खर्चों को कैसे कम किया जा सकता है? तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य जब शुरू होता है, जब बजट पेश हो जाता है, तो बजट जब पेश हो जाता है तो अनुमानित जो हमारा खर्च है उसको कैसे कम किया जा सके, तो वो प्राक्कलन समिति का कार्य है। उसके बारे में अनुमान लगाना, उसके बारे में जो उपाय है वो करना, तो प्राक्कलन समिति का कार्य है। इसका अध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है। जो 30 सदस्य हैं उसमें से एक जो है अध्यक्ष चुना जाएगा। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसको चुना जाता है। अगला है हमारा लोक लेखा समिति। इसमें क्या है कि 1967 से
विपक्षी दल का सदस्य जो है वो अध्यक्ष बनने की परंपरा शुरू की गई है। 1967 से जो है विपक्ष का जो दल होता है वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। नियुक्ति कौन करता है उसकी? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होती है। प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष था वो भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता था। अब बात करते हैं इसका कार्य क्या है। जो राशि खर्च हो गई उसका सही प्रयोजन हुआ या नहीं है उसकी जांच ये करती है। कैग के लेखा परीक्षण की जांच भी करती है। तो प्राक्कलन समिति और इसमें क्या अंतर है? प्राक्कलन समिति क्या है कि जब बजट पेश हो जाता है तो अनुमानित जो खर्चे भविष्य में होने हैं उनको कम कैसे किया जा सके, तो वो प्राक्कलन समिति का कार्य है। जबकि जो खर्च हो चुके हैं वो सही कार्य के लिए हुए हैं नहीं हुए हैं उसकी जाँच करती है लोक लेखा समिति। तो जब कैग है, कैग जो है हमारा महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो होता है कैग, वो किसी भी विषय की जब जांच कर लेते हैं तो उसकी जांच कौन करते हैं? उसके बाद जांच करती है लोक लेखा समिति। तो इसलिए इसको गाइड के रूप में भी इसका जाना जाता है। कैग के लेखा परीक्षक की जांच भी ये करती है। और इसमें जो विपक्ष का दल का नेता होता है इससे और ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि विपक्षी दल का नेता है तो वो सही से जाँच करेगा। अगली हमारी सरकारी उपक्रमों की समिति जो है ये कृष्ण मेनन की संस्तुति पर 1963 में स्थापित हुई है। इसका कार्य है सरकारी उपक्रमों के जो प्रतिवेदन और लेखाओं की जांच है उनकी जांच करना। जैसे दामोदर घाटी, एयर इंडिया, LIC जो है ये सरकारी उपक्रम हैं, इनके जो लेखा परीक्षक होते हैं उनकी जांच एक समिति करती है। इसके जो 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं इसमें 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अब बात कर लेते हैं अगला टॉपिक हमारा सर्वोच्च न्यायालय। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना हुई, जबकि स्वतंत्रता बाद 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के रूप में। इसका जो जिक्र है वो भाग 5 के अंतर्गत है। 124 से 147 तक इसका अनुच्छेद है, इसका वर्णन है। 124 में इसके गठन की प्रक्रिया बताई गई है। 124 का फर्स्ट क्या कहता है, पहला भाग क्या कहता है कि मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश सहित जो है वो 7 न्यायाधीश थे। जब मूल संविधान था हमारा तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और जबकि 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो टोटल कितने थे हमारे? 8 न्यायाधीश उस समय थे। जो संसद को इन जो न्यायाधीश की संख्या है बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन कम करने का अधिकार नहीं है। संसद को इसका अधिकार दिया गया है इनको बढ़ाने का। 5 बार अभी तक ये संख्या बढ़ाई गई है। मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश थे, कुल 8 थे। उसके बाद 1956 में 11 किया गया इनकी संख्या, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में जो है इसकी संख्या 34 की गई है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश जो हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो वर्तमान में 34 न्यायाधीश इस समय हैं। 124 का 2 क्या कहता है कि मुख्य न्यायाधीश हमेशा जो है वो वरिष्ठ सदस्य बनेंगे, लेकिन इंदिरा गांधी के काल में 2 बार इसका उल्लंघन भी हुआ है। 2 बार जो है वरिष्ठता को त्याग कर जो है उनसे छोटे जो है उनको चीफ जस्टिस बनाया गया है, लेकिन अब जो है वरिष्ठता के आधार पर जो है चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं। जबकि अन्य न्यायाधीश कैसे बनाए जाते हैं? अन्य न्यायाधीश कोलेजियम जो व्यवस्था है उसके अनुसार बनाए जाते हैं और उसके लिए सरकार मानने के लिए बाध्य भी है। कोलेजियम व्यवस्था होती क्या है? कोलेजियम व्यवस्था ये है कि एक मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के हैं और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है ये 5 जजों का एक पैनल बैठता है। वो जिस जज की जो है संस्तुति भेजते हैं राष्ट्रपति को, तो उस पे 5 जजों की सहमति होना जरूरी है। एक चीफ जस्टिस और 4 अन्य न्यायाधीश जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, इन 5 की जो है सहमति होना जरूरी है। जिन भी लोगों के नाम भेजे जाएंगे राष्ट्रपति के पास न्यायाधीश बनने के लिए, उनको जो है 5 की सहमति होनी जरूरी है। इसमें इस प्रकार से नहीं है कि 3-2 से ये मान्य हो, लेकिन 5 की सहमति होना जरूरी है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 5 की सहमति होना जरूरी है, तब सरकार सिफारिश मानने के लिए बाध्य होती है। तो इसमें 4+1 है, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। तो ये जब उनके पास भेज देते हैं तो उनके नाम पे फिर मोहर लग जाती है। कार्यकाल क्या है? 65 वर्ष का कार्यकाल है अधिकतम। अहर्ता क्या है? उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश या 10 वर्ष तक वकील रहे हो। हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है? संसद में किसी भी सदन में लोकसभा 100 सदस्य या राज्यसभा 50 सदस्य के हस्ताक्षर के साथ इसको शुरू किया जा सकता है। किसी भी सदन में अगर लोकसभा करती है तो 100 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए, राज्यसभा करती है तो 50 सदस्य के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। उसके बाद ये अध्यक्ष या सभापति के पास भेजा जाता है। जो अगर लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, राज्यसभा है तो राज्यसभा सभापति के पास भेजा जाएगा। फिर वो उस पर निर्णय करते हैं कि ये जो प्रक्रिया है सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो प्रक्रिया वहीं पर रुक जाती है। अगर सही है तो उसके बाद वो जो संसद में 2/3 सदस्य से इसको पास किया जाता है। 2/3 से सदस्य के पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जो है
उन मुख्य न्यायाधीश को जो जिसके खिलाफ भी ये होता है उसको हटाने का जो है निर्देश जारी करते हैं। तो 3 सदस्य की समिति भी गठित करते हैं लोकसभा अध्यक्ष और जो सभापति होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, उसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे एक, और एक पारंगत विधिवेत्ता होंगे। तो इन 3 का जो पैनल बनता है वो इसकी जांच भी करता है। उसके बाद ही संसद में ये बहुमत से पास होता है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति जो है इनको हटाए जाने का आदेश जारी करता है। तो ये प्रक्रिया है इनको हटाने की। यह प्रक्रिया जो है किसके खिलाफ अपनाई गई थी? तो ये श्री बी रामास्वामी थे, इनके खिलाफ अपनाई गई थी, लेकिन ये पारित नहीं हुई थी। अगला है हमारा, अवकाश प्राप्त करने के बाद जो है ये कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। शपथ किसके सामने लेते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा ये शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 जो है इससे जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। 129 के तहत अभिलेख सर्वमान्य है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी डिसीजन दिया है तो वो सर्वमान्य होगा, सब जगह सर्वमान्य होगा। तो ये अनुच्छेद 129 में कहा गया है। 143 में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लिया जाता है, जो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 137 क्या कहता है कि पुनर्विचार कर सकता है, कि अपने जो डिसीजन दिए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा पुनर्विचार कर सकता है। तो ये शक्ति पुनर्विचार की 137 के तहत है। अब बात करते हैं कि तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है। 127 में इसका वर्णन है, अगर सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति नहीं होती है, मतलब जो कोई न्यायाधीश है किसी का स्वास्थ्य खराब है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो जो बैठक है उसकी गणपूर्ति नहीं हो रही है मतलब वहाँ पे, तो वो जो है उच्च न्यायालय से एक न्यायाधीश को वहाँ पे बुला सकते हैं। वो जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश की योग्यता पूरी करता हो तो वहाँ से उच्च न्यायालय से वहाँ से बुला सकते हैं। तो ये तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति है, बैठक में उनको बुला सकते हैं। पहले न्यायाधीश जो थे वो थे हरिलाल जे की सुनक दास कानिया। तो इन्हें हरिलाल जे के कानिया भी कहा जाता है। सर्वाधिक समय तक कौन रहे हैं? तो यशवंत सिंह विष्णु चंद्रचूड़ जो है ये लगभग 7 वर्ष तक रहे थे। सबसे कम कार्यकाल किनका है? तो कमल नारायण सिंह का सबसे कम का कार्यकाल है। और जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं ये 50वें न्यायाधीश है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिन्होंने 9 नवंबर 2022 को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। PIL जनहित याचिका जो है कोई सामाजिक मुद्दा होता है जिसमें पूरे समाज को फ़ायदा मिल रहा हो या किसी स्पेशल किसी वर्ग को फ़ायदा मिल रहा हो, उसके लिए PIL जनहित याचिका डाली जाती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। 1980 के दशक में PN भगवती के समय ये शुरू की गई थी। उस समय चीफ जस्टिस थे PN भगवती, उनके समय ये शुरू की गई थी। लोक अदालत क्या है? लोक अदालत जो है 1987 में शुरू की गई हैं, 2002 में संशोधन हुआ इसमें। तो लोक अदालत क्या है कि जब कोई भी केस जो है सिविल से या क्रिमिनल से संबंधित होगा तो लोक अदालत में आता है, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में समझौता कराया जाता है। उसके बाद लोकसभा में उसको डिसाइड कर दिया जाता है। तो उसके बाद उसको कहीं भी अपील नहीं कर सकते, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी उस पर अपील नहीं कर सकते, क्योंकि लोक अदालत जो है उसमें दोनों पक्ष जो उसमें समझौता हुआ था, दोनों पक्षों की सर्वसम्मति से जो है उसको डिसाइड किया गया था। तो इसलिए लोक अदालत के जो डिसाइड होते हैं उसको कहीं भी अपील नहीं कर सकते, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1982 में गुजरात में पहली बार लोक अदालत का आयोजन हुआ था। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है? तो 11वें वित्तीय आयोग ने जो है 2000 से 2005 तक जो है इसको शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे, लेकिन 2011 के बाद से जो है इसमें नए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उनको नए ओपन करने की अनुमति नहीं दी। ग्राम न्यायालय क्या है कि ग्रामीण न्यायालय अधिनियम 2008 से इसकी स्थापना हुई। गाँव में जाके जो है न्यायालय लगाना, वहाँ पे जो है सुनवाई करना, गांव के लोगों को न्याय प्रदान करना, उसके लिए ग्राम न्यायालय की शुरुआत की गई थी। आगे बात करते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का जिक्र जो है भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 232 तक है। इसमें भी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और इसमें भी कॉलेजियम व्यवस्था चलती है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए था तो वो 1+4 का था। इसमें एक चीफ जस्टिस होते थे और 4 जो है वरिष्ठ न्यायाधीश होते थे। लेकिन इस कॉलेजियम समिति में जो है एक मुख्य न्यायाधीश होंगे प्लस 2 जो हैं अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। तो ये 3 लोगों की समिति है। तो इनके अनुसार जो है ये 1993 से प्रारंभ हुई। कॉलेजियम व्यवस्था कब से शुरू हुई है? 1993 से। तो जो 3 लोगों की समिति है उसके बाद जो है फिर वो जो है सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाते हैं, राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति होती है। सरकार जो संख्या है, मतलब जो न्यायाधीश की नियुक्ति, मतलब जो किसी उच्च न्यायालय में कितने, जैसे 9 न्यायाधीश हैं तो इनकी जो संख्या बढ़ाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है वो संसद को है। अभी हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो है इसमें अंतर देखेंगे आगे।
तो वहाँ से आपको आसानी से याद हो जाएगा। अहर्ता की बात करें तो 10 वर्ष तक कम से कम राज्य क्षेत्र में न्यायिक कार्य किया गया हो। अनुच्छेद 217 क्या कहता है कि मैक्सिमम उम्र कितनी हो सकती है, जो उच्च न्यायालय है वहाँ पे न्यायाधीश की मैक्सिमम उम्र जो है 62 वर्ष है, मिनिमम उम्र का कोई जिक्र नहीं है। रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 से है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 से प्राप्त है। शपथ जो है इनकी नियुक्ति, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ वो राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। अनुच्छेद 219 में इसका वर्णन है। ये भी एक बहुत मुख्य अंतर है। जो वेतन भत्ते हैं, जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको राज्य की संचित निधि से वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं, जबकि पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से प्राप्त होती है। हटाने की प्रक्रिया जो है ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, जबकि शपथ किसके समक्ष ली थी इन्होंने, राज्यपाल के समक्ष। नियुक्त किसने किया, राष्ट्रपति के द्वारा। अपना त्यागपत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। महाभियोग जो है संसद में विशेष बहुमत से, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है वो सेम इनको हटाने की प्रक्रिया है, सेम वही प्रक्रिया है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि महाभियोग जो वर्ड है केवल संविधान में ये सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त हुआ है और किसी के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। अनुच्छेद 231 क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय की व्यवस्था कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 231 में बताया गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति, पदस्थापना और प्रोन्नति कौन करता है, तो ये राज्यपाल के द्वारा होता है, उच्च न्यायालय के परामर्श के द्वारा। उच्च न्यायालय परामर्श देता है और राज्यपाल उनकी नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति करते हैं। अधिकरणों को संवैधानिक स्तर जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 323 कै तथा 323 कै जोड़े गए थे। तो ये अधिकरण जोड़े गए थे इसके द्वारा। अब बात कर लेते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में क्या अंतर है। इसका जिक्र भाग 5 124 से 147 अनुच्छेद तक है। इसका भाग 6 से 214 से 232 अनुच्छेद तक है। न्यायाधीशों की वृद्धि करने का अधिकार किसको दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जो हैं उनकी संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है, तो संसद कर सकती है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं उनकी वृद्धि कौन कर सकता है, वो राष्ट्रपति करता है। ये मुख्य अंतर है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है कोलेजियम व्यवस्था से। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, कोलेजियम व्यवस्था है, जबकि इसमें 1+4 का है, 1 चीफ जस्टिस प्लस 4 वरिष्ठ सदस्य, जबकि इसमें 1+2 का है, 1 चीफ जस्टिस 2 वरिष्ठ सदस्य कोलेजियम समिति में होंगे। अभिलेख न्यायालय जो है, मतलब जो अभिलेख है वो सर्वमान्य होगा अनुच्छेद 129 के तहत, जबकि अभिलेख न्यायालय जो इसका 215 के तहत है, लेकिन इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट इसको बदल सकता है। मैक्सिमम एज कितनी है, तो मैक्सिमम एज 65 वर्ष है, इसमें मैक्सिमम एज 62 वर्ष है, दोनों में मिनिमम एज का कोई जिक्र नहीं है। अब क्या बात है कि हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए बाध्य है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। इसमें क्या है, इसकी जो अहर्ता होती है 5 वर्ष तक न्यायाधीश का कार्य किया हो और 10 वर्ष तक क्या किया हो, वकालत की हो। इसमें क्या है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में कि 10 वर्ष भारत में न्यायिक कार्य किया हो या 10 वर्ष वकालत की हो। भत्ते वेतन जो है वो भारत की संचित निधि से है, जबकि इसमें वेतन भत्ते जो है राज्य की संचित निधि से, जबकि पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से है। रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 से, जबकि हाई कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 226 से। कोलेजियम की सिफारिश इसमें 1+4 की है, इसमें 1+2 की है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है जब जैसे कर्णपूर्ति पूरी नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की बैठक में, तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बुला सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। परामर्शी अधिकार है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकते हैं, जबकि हाईकोर्ट का कोई भी परामर्शी अधिकार नहीं है। तो ये हमारी आज 10th वीडियो थी। इससे पहले हमने 9 वीडियो अपलोड कर दी हैं और 4-5 वीडियो में पूरी पॉलिटी जो है कंप्लीट हो जाएगी। और ये PCS बुक जो है उसके स्टैंडर्ड नोट्स हैं, इसमें आपको कोई भी पॉइंट छूटा नहीं होगा। आने वाले एग्जाम के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको लास्ट तक देखें और जितनी पहली वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।